चलिए, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद अगला लिखेंगे, इस एक्ट को नॉर्थ लिखेंगे हम लोग, इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस नॉर्थ इंडिया एक्ट का मतलब उत्तर भारत अधिनियम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम आपको समझाएं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे कौन हुआ करते थे? पिट्स द यंगर, इस तरीके का नाम हुआ करता था। पिट्स नाम का एक व्यक्ति क्या हुआ करता था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स ने क्या निकाला? एक एक्ट निकाला, इसलिए उसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ ने इंडिया के लिए एक एक्ट निकाला, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। हालांकि इस तरीके के सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन भाई जिस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जा सकता है, ऐसे नॉर्थ इंडिया एक्ट अगर पूछ दिया तो हम लोगों के पास जवाब होना जरूरी है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि कंपनी के कार्यों को भारत एवं ब्रिटेन में नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम बना, और इस एक्ट को नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा गया। भाई द्वैध शासन लगाया गया, तो द्वैध शासन विफल रहा था, ये चीजें आई। इसके बाद क्या किया गया? इस एक्ट के माध्यम से सारी चीजें इस एक्ट में जो हुआ है वो लिखेंगे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को भेजा गया था व्यापार करने के लिए, लेकिन अब ये युद्धों में अपना रोल निभाकर ये क्या कर रहे थे? कुछ चीजें को कॉम्प्लिकेटेड बनाए थे, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों में इंटरफेयर करने की कोशिश करने लगे थे। यानी कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट कर दिया गया कि कौन कौन सी चीज पर आपका कंट्रोल है और कहां कहां नहीं है। आप कंपनी है, व्यापार करने के लिए आए हैं, शासन हम कर लेंगे। तो प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट किया गया। अब चीज यहां से थोड़ा सा समझने वाली क्या रहेगी कि हमने आपको बताया था कि ये हम लोगों का भारत है। हमने आपको बताया था कि जो अंग्रेज आए थे, उन लोगों की जो व्यापारिक हब हुआ करते थे वो भारत में 3 जगह थी। एक तो ये बंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल। बंबई में भी एक गवर्नर था, बंगाल में भी एक गवर्नर था, मद्रास में भी एक गवर्नर था, और इन तीनों गवर्नरों पर एक संस्था काम किया करती थी जिसको हम कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य? 24 सदस्य हुआ करते थे। जो 24 सदस्य जो नियम बनाते थे वो बंबई वाला अपनी प्रेसिडेंसी में, बंगाल वाला अपनी प्रेसिडेंसी में, मद्रास वाला अपनी प्रेसिडेंसी में लागू कर देता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस चीज पर भी प्रभाव पड़ा। उनने कहा कि इन तीनों को, जो बंगाल का गवर्नर है, बंबई का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर, इन तीनों में से किसी एक को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाए। क्यों बनाया जाए? इस चीज पर सवाल अगर आपके दिमाग में उठे तो जैसे अभी कितने मुखिया हैं? 3 मुखिया हैं। तो हम लोगों को कंट्रोल, यानी अंग्रेज सरकार को कितने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा? 3 लोगों को। अगर 3 में से हमने इससे ज्यादा शक्ति इसको प्रदान कर दी या इससे ज्यादा इसको शक्ति प्रदान कर दी, तो इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर क्या हो जाएगा? सबसे शक्तिशाली। अब कंपनी किसको कर ले? ब्रिटिश सरकार किसको कंट्रोल कर ले? अगर बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश सरकार ने कंट्रोल कर लिया या उस पर नियंत्रण बना दिया, तो बंबई और मद्रास को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जी और सबसे शक्तिशाली अपने कंट्रोल में। तो भाई इन दोनों को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सेम हुआ भाई कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसकी शक्तियों में थोड़ा सा इजाफा किया जाएगा, और इजाफा किया जाएगा। तो बंगाल का गवर्नर बोला हम गवर्नर के गवर्नर रहे हो, शक्ति में इजाफा ऐसे कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, अभी आप क्या हो? सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर हो। अब हम आपको क्या बना देंगे? अभी सिर्फ गवर्नर यानी जी हो, अब हम आप में 2 जी लगा देंगे। बोले इसका क्या मतलब होगा? बोले एक गवर्नर और दूसरा जनरल, है ना। तो अब आज से आप क्या कहलाएंगे? गवर्नर जनरल। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक, इस चीज को अब हम लोग जल्दी से नोट करें, लिखेंगे।
इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर की शक्तियों में इजाफा किया गया। फलस्वरूप इसका रिजल्ट क्या हुआ? फलस्वरूप बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। गवर्नर जनरल कहलाने लगा। आप लोगों से कभी कभी पेपर वाला क्वेश्चन कर देता है बंगाल का अंतिम और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो इस व्यक्ति का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भाई इतनी चीज़ तो समझ में आएगी, बंगाल की गवर्नर की शक्तियों में क्या कर दिया गया? इजाफा कर दिया गया। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस चीज़ पर अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, बंगाल में तो शासन विफल हो गया, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब आगे लिखना है हम लोगों को। हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस एक्ट के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी उसको ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई जो उससे नीचे रहेंगे। अधीन कर दिया गया। अब यहाँ से क्या होता है? बंगाल के गवर्नर के अधीन क्या कर दिया गया? इनको कर दिया गया। साथ में लिखेंगे अभी, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्य में मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद प्रदान की गई। कार्यकारी परिषद दी गई कि भाई जो बंगाल का गवर्नर के काम अब बढ़ जाएंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है क्योंकि वो, इसलिए उसके काम में मदद करने के लिए अब 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद भी बना दी जाएगी जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनने के बाद काम करने में मदद करेगी। इस चीज़ को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बढ़े हम लोग। चलिए, देखो एक बार फिर से हम समझाएं तो यहाँ आप लोगों का बम्बई, मद्रास, बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था, यहाँ गवर्नर, इसकी कुछ शक्तियाँ भाई इससे ज़्यादा ताकतवर इसको बना दिया गया, बंगाल वाले को, इससे भी ज़्यादा शक्तियाँ इसको प्रदान कर दी गई। तो ये दोनों किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर इस अधीन हो गए। इसका नाम क्या पड़ गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, हमने आपको एक जगह बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी COD की शक्तियाँ 3 जगह बांटी जा रही थी, बंगाल के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को और बंबई के गवर्नर को। शक्तियां बांटी जा रही थी। शक्तियां एक जगह से कहां पहुंच रही थी? 3 जगह। यानी इसको कहा था हमने क्या? विकेंद्रीकरण। इसको क्या कहा था? विकेंद्रीकरण। अब क्या है भाई, यहां से शक्तियां ट्रांसफर हो रही हैं। यहां से शक्तियां क्या हो रही? ट्रांसफर हो रही, मतलब 3 से ज्यादा एक के पास पहुंच रही, मतलब इन दोनों में से शक्तियां ट्रांसफर करके किसी एक के पास, 2 से 1 की तरफ जा रही हैं। अभी 1 से 3 की तरफ गई थी, अब 2 से कहां की तरफ जा रही? 1 की तरफ। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 से 1 की तरफ जाना, इसको हम केंद्रीकरण कह सकते हैं, है ना। तो
आपसे पूछा जाएगा कि भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत कब से की जाती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है। अब आप लोग लिखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में केंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, भारत में केंद्रीकरण की क्या हुई, शुरुआत हुई। इतनी चीज क्लियर। अब क्या था, गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की परिषद मिल गई थी, यानी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर जनरल और प्लस उसके साथ कितने सदस्य, 4 सदस्य की परिषद। ये लोग सारा का सारा क्या देखेंगे, नियंत्रण देखेंगे। भाई अभी नियम बनाएगा कौन, सीओडी ही बनाएगी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब वो 3 लोगों के पास नहीं जाएंगे, अब वो कहाँ आ जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। बंगाल का गवर्नर जनरल फिर मद्रास वाले को, बम्बई वाले को निर्देश दे देगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास बम्बई और मद्रास वालों को निर्देश देने की शक्ति रहेगी, उनको निर्देश दे देगा। और जो 4 सदस्य होंगे, अब भारत की तरफ से अगर कोई निर्णय लिया जाना है या बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई निर्णय लिया जाना है, तो वो निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो वो निर्णय इस परिषद के, यानी गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद के, ऐसे लिखेंगे 4 सदस्यों की परिषद। इस परिषद के बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर किसका, गवर्नर जनरल क्या निर्णय लेगा। गवर्नर जनरल का निर्णय किस पर डिपेंड करता था, बहुमत के आधार पर लिया जाता था। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि जैसे आज हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के काम में मदद करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री को काम में मदद करने के लिए वो क्या करता है, मंत्री परिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद को ही तो हम कार्यपालिका कह सकते हैं, मुख्य कार्यपालिका किसको कह सकते हैं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को। सेम यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद भी है, यानी इसको काम करने में जो लोग मदद करेंगे तो इसको भी तो हम कार्यपालिका कह सकते हैं। अर्थात दूसरी नोट करने वाली बात क्या रहेगी कि भारत में कार्यपालिका का उदय कहां से माना जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लिखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में कार्यपालिका का उदय हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट रहेगा आप लोगों के लिए, पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो आपने अगर वॉरियर जंक्शन से 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाएं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में कार्यपालिका का उदय हुआ। अब भारत में कार्यपालिका का उदय हुआ, मतलब हम लोगों के यहाँ जो संविधान में हमने देखा केंद्रीय व्यवस्था लागू है हम लोगों के संविधान से। तो केंद्रीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कार्यपालिका का हम लोगों के विचार कहाँ से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसी को तो भाई संविधान का विकास कहेंगे कि संविधान का विकास हुआ कैसे, तो यहाँ से कार्यपालिका निकली, यहाँ से केंद्रीय व्यवस्था निकली, तमाम सारी चीज़ें इसी तरीके से हम लोगों को रास्ते में मिल जाएंगे। लिखेंगे एक नई बात आएगी यहाँ से। अब कौन सी बात रहेगी, अब कोई नई चीज़ आएगी, वो नई चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो क्या रहेगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी। ऐसे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जानी थी, तो 1773 के तहत। थी का मतलब क्या, हुई नहीं, बिल्कुल हुई थी, लेकिन कब हुई थी, 1774 में। तो लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दोनों एक ही चीज है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई, कोलकाता में की गई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। किस वर्ष की गई? 1774 में की गई। कब, कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। अच्छा, केंद्रीकरण हो गया, कार्यपालिका हो गई, न्यायालय भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका की शुरुआत या इसका उदय भी कहाँ से हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो लिखेंगे भारत में न्यायपालिका का उदय भी, भारत में न्यायपालिका का उदय भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की देन है। रेगुलेटिंग एक्ट की देन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की देन है। अच्छा, न्यायपालिका होगी भाई, जैसे हम कहें कि गवर्नर जनरल, उसके परिषद में 4 सदस्य आए, है ना, और न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में क्या रहेगा? अगर इन 4 सदस्यों के आप लोग नाम लिखना चाहें तो इन 4 सदस्यों के हम आप लोगों को नाम और लिखाई दे रहे हैं। इसका नाम, एक का नाम हुआ करता था क्लेवरिंग, दूसरे का नाम हुआ करता था वर्वेल, एक का हुआ करता फिलिप फ्रांसिस, और एक का नाम हुआ करता था मेंसन करके कुछ हुआ करता था। अंग्रेजों की थोड़ा सा नाम है तो उसका उच्चारण ठीक से कर नहीं पाते हैं, तो वर्वेल या मेंसन। तो क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, वर्वेल और मेंसन, ये कौन थे? जो 4 सदस्य हुआ करते थे। ये 4 सदस्य कौन थे? क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, वर्वेल और मेंसन। अब यहाँ पे क्या था, जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बन गया भारत में, तो भारत में इस सर्वोच्च न्यायालय में, यानी जो 1773 के तहत बना था, इस सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायालय कब चलेगा भाई? उसके लिए जरूरत होगी हमको किसकी? सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी न्यायाधीश की जरूरत होगी। वो न्यायाधीश होगा, उसकी मदद कौन करेगा? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कितने? 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अच्छा, वर्तमान में हम लोगों के न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश हैं? इस चीज़ का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दें। और आप लोग वीडियो अच्छी लगती हो या कंटेंट अच्छा मिलता हो तो उसका रिस्पॉन्स आप लोग कमेंट में जरूर दिया करें, क्योंकि कमेंट जब पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों को फिर थोड़ा सा और अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन होता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। मुख्य न्यायाधीश का नाम कौन था? ये हुआ करते थे लॉर्ड, भाई बड़ा अधिकारी इसलिए लॉर्ड बोलना पड़ेगा, लॉर्ड एलिजा इम्पे इनका नाम हुआ करता था। जी, जो 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, इनके नाम क्या थे? एक का नाम हुआ करता था आप लोगों का हाइड, इनके जो पीछे वाले नाम है, आप आगे कुछ भी लिखते रहें जी, रॉबर्ट हाइड, एडवर्ड हाइड, कुछ भी लिखें, वो आप लोगों को पीछे से टिक करना है, हम लोगों को लिखने की जरूरत है नहीं, जरा से में अंतर हम लोगों को पता लग जाएगा। हाइड, एक का नाम हुआ करता चैम्बर, और तीसरे का नाम हुआ करता था लेमिंस्टर या लेमिंस्टन, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। तो 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर और लेमिंस्टर हुआ करते थे। और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या हुआ करता था? लॉर्ड एलिजा एम्पे हुआ करता था। इस चीज को नोट करो जल्दी से आप लोग। चलिए, अभी हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? न्यायालय पर। चीज़ें धीरे धीरे और भी अच्छी होती चली जाएंगी, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। अभी थोड़ा सा शुरुआत है और इतना ज़्यादा नॉलेज मुझे इस फील्ड में, मतलब यूट्यूब में या वीडियो क्रिएटिंग एडिटिंग में उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों तक सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जा पाएँ। आप लोग बस साथ बनाए रखें। अच्छा, जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, यह सर्वोच्च न्यायालय, जो कौन सा सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, यह सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय था। एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय था। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब ऐसे समझ लो, अभिलेखीय न्यायालय वो न्यायालय कहलाते हैं जो अगर निर्णय दे दें तो उस निर्णय को मानना हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। यदि निर्णय ना माने
तो यह न्यायालय हम लोगों को दंड दे सकता है और इस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो आगे आने वाले उस जैसे केसों के लिए कानून का काम करते हैं। जैसे हम मान के चलो कोई ऐसा केस हम लोगों के न्यायालय में पहुंचता है तो उसमें किसी चीज़ पर कोई भी निर्णय दे दिया जाता है, तो वो आगे आने वाला जब उस केस से संबंधित कोई केस होगा तो कहा जाएगा कि फलाने केस में आपका निर्णय ऐसा था, तो इस केस में भी उस निर्णय को कानून के हिसाब से क्या किया जाएगा, माना जाएगा। तो यह सर्वोच्च न्यायालय लिख लेना, सॉरी यहाँ पर, यह सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय था। अभिलेखीय न्यायालय क्या कहलाता है हम आपको बता दें कि निर्णय की अवमानना करने पर, निर्णय की अवमानना मतलब उसको ना मानना, अवमानना करने पर दंड दे सकता है। ऐसा था जी न्यायालय कि भाई अगर कोई इसका निर्णय नहीं मानेगा, भाई भारतीय कहते थे हमें नहीं मानना किसी की बात, क्यों माने हम, तो वो कहेंगे कि हम दंड देंगे भाई। दूसरी चीज, इसके निर्णय लिखित एवं सुरक्षित रखे जाते थे, क्योंकि आगे काम आएंगे। लिखित एवं सुरक्षित रखे जाते थे, लिखित एवं सुरक्षित रखे जाते थे। ये दोनों बातें आप लोग अभिलेखीय न्यायालय से संबंधित क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। साथ में अब इसकी चीज की बात अगली चर्चा होगी। अगला पॉइंट कौन सा होगा कि इस एक्ट के तहत हमने आपको बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। यहां तक तो अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटता हुआ, मतलब कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें भ्रष्टाचार कम होता दिख रहा हो। भ्रष्टाचार हो क्यों रहा था, कंपनी के अधिकारी क्या कर रहे थे भाई, निजी व्यापार कर रहे थे। मान के चलो किसी का जन्मदिन है, आप उसको क्या कर दो, गिफ्ट देंगे, आप उसे गिफ्ट देंगे तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट देंगे। अब कंपनी के अधिकारी क्या कहते थे, कुछ भी सामान यहाँ से खरीदें या कुछ भी करें तो वो वहाँ ब्रिटेन में जाके कह देते थे कि ये तो हमारे लिए उपहार है, गिफ्ट है, तोहफा है। तो किसी भी चीज़ पर गिफ्ट, तोहफा, उपहार का नाम लगा के वो लोग क्या करते रहते थे, अपना निजी व्यापार करते रहते थे, अपना फायदा कमाते रहते थे। तो इस एक्ट के तहत एक और व्यवस्था कर दी गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई कि भाई चाहे वो आपका जन्मदिन का हो, चाहे सालगिरह का हो, चाहे भाई आपका किसी भी और दिन का हो, है ना, उसमें कोई उपहार आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे जब किसी दूसरे के द्वारा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। तो इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का उपहार स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई। अब मतलब कोई भी कंपनी का अधिकारी ये नहीं कह पाएगा कि ये हमारे लिए गिफ्ट है। अगर कुछ भी आपके चीज़ पास है तो उसका आप लोगों को ब्यौरा देना पड़ेगा। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा और चेंज हुई। हमने आपको बताया था कंपनी के कार्यों को भी नियंत्रित करना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियंत्रित करना था। न्यायालय बनेगा, न्यायालय में मामले जाएं तब तो नियंत्रित करें। अब मान के चलो कंपनी के अधिकारी अपने ही केस को न्यायालय में कैसे ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। या ब्रिटिश जो भी आप लोगों का न्यायालय है या इसके पहले जो व्यवस्था हमने आपको बताई है, कार्यपालिका या गवर्नर जनरल, वो तब होंगे ना जब कंपनी के अधिकारी पकड़े जाएं। अगर कंपनी के अधिकारी ही नहीं पकड़े जाएं तो फिर कैसा, या हम लोग क्या अपराध होने तक इंतजार करें कि जब अपराध हो जाए फिर न्यायालय में आए तब हम उसका काम करें, उस पर काम करें, उसका निदान करें, या जब गवर्नर जनरल के पास काम निर्णय पहुंचे तब हम उस पर काम करें? नहीं, उन्होंने कहा कि पहले से भी इन पर नियंत्रण या कंट्रोल करने की जरूरत है। वो नियंत्रण एवं कंट्रोल कैसे करें उस चीज़ को, भाई क्या होता है कि जब हमें किसी व्यवस्था को, नीचे स्तर को कंट्रोल करना होता है तो हम क्या सोचते हैं कि ऊपर वाले को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो नीचे वाला अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। भाई जैसे हम शादी का सीजन चल रहा है, मैं आपको बताएं, अगर आपके दादाजी के नाम पर शादी का कार्ड आ गया तो आपके नाम पर तो ऑटोमेटिक आ गया, है कि नहीं? तो सेम क्या करेंगे कि इस कंपनी के जो मेन होंगे उन पर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, उन पर कंट्रोल किया जाएगा, उन चीज़ों में सुधार किया जाएगा। इस कंपनी के मेन कौन थे भाई? भारत में तो गवर्नर जनरल है और ब्रिटेन में है मेन लोग, जिनको क्या कहा जा रहा था, COD, है ना। तो इसमें एक चेंज और किया गया, COD के 24 सदस्यों, COD जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, COD के 24 सदस्यों का चयन में बदलाव। भाई हमने आप लोगों को
जब 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था इसके पीछे वाली वीडियो में, वो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो पहले वीडियो देख लें, तभी आज का एक्ट समझ में आएगा। तो 1600 का जो चार्टर एक्ट समझाया था उसमें हमने आपको बताया था कि कंपनी जब आई थी तो उसमें 216-17 लोग हुआ करते थे। तो उन पूरे ग्रुप में उन लोगों ने कंपनी में निवेश किया। कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के पहले उसमें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसा लगता है। तो जिन जिन लोगों ने 500 पाउंड की मुद्रा क्या करती है उसमें निवेश की थी, उन लोगों को सीओडी का सदस्य बना दिया था, ऐसे 24 लोगों को। अब क्या कर दिया उन्होंने कहा 500 वाले तो बहुत सारे लोग लगा देंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुद्रा क्या बढ़ा दो, मुद्रा की लिमिट बढ़ा दो, यानी सीओडी के 24 सदस्यों का चयन में बदलाव। अब सीओडी में 1000 पाउंड निवेश वाले व्यक्ति ही शामिल रहेंगे। अब इस चीज से क्या होगा अंतर भाई, जो 500 पाउंड वाली संख्या ज्यादा हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद लिखना है और क्या क्या इसमें परिवर्तन होगा, सदस्यों के चयन में बदलाव। पहला तो ये कि होगा। दूसरी चीज क्या थी, प्रत्येक वर्ष 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्यों को क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य का निष्कासन, यानी उनको क्या कर दिया जाएगा, मतलब इस सीओडी में से हटा दिया जाएगा। 1/4 सदस्य मतलब 6 सदस्य, ठीक। अच्छा, 24 सदस्य थे, ठीक है, 24 सदस्य थे भाई। पहले साल आए तो 1/4 निकल गए, 6 सदस्य हो गए, बचे कितने 18, फिर 6 नए आ गए। अब जो दूसरा साल रहेगा उसमें भी भाई टोटल कितने हो गए 24। अब 1/4 निकालने हैं, जो 6 निकलेंगे वो इस 18 में से बाहर निकाल देंगे, तो ये 18 में से बचे 12 और फिर से 6 ऐड हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 24। फिर तीसरा साल रहेगा, इसके भाई 24 के 1/4 निकालेंगे, फिर निकल जाएंगे। सीधी बात है कि इससे क्या होगा कि जो 24 सदस्य थे इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का। मतलब कोई सदस्य अगर सीओडी का सदस्य बनता है तो वो 4 साल बाद रिटायर होगा, और 1 साल में कितने करेंगे 6। तो लिखेंगे सदस्यों का कार्यकाल। अच्छा, 4 वर्ष अभी हो गया, पहले कितना था, तो लिख लेंगे 1 वर्ष था पहले, 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, अब जिस चुनाव ऐसे हो, पुरानी व्यवस्था लागू ना रहे, पुरानी व्यवस्था किसी को प्रभावित ना करे, नई व्यवस्था लानी है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी, तब तो ये सारी व्यवस्था फॉलो की जाएगी। तो उन्होंने कहा इन सदस्यों का चुनाव करने के लिए, सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक नए निकाय का गठन किया गया, नए निकाय का गठन किया गया। उस नए निकाय का नाम हुआ करता था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। क्या हुआ करता था, सॉरी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, COURT, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, PROPERITER, प्रोप्राइटर्स, जिसे हम हिंदी में स्वायत्त मंडल कहेंगे, स्वायत्त मंडल कहेंगे। आप लोगों ने जैसे दुकान, कोई भी दुकान होती है, कोई आप किसी भी दुकान पर जाएं, बाजार में दुकान का जहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, नीचे लिखा होता है प्रो, इस तरीके से लिखा देखा होगा आप लोग, प्रो, उसका मतलब होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन कहलाता है, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है मालिकाना हक, जैसी चीज़ कोई मतलब मालिक। तो प्रोप्राइटर मतलब उस दुकान का मालिक जो होता है, प्रोप्राइटर में उसका नाम लिखा होता है। यहाँ स्वायत्त मंडल उसी से संबंधित है, यानी जो प्रोप्राइटर होंगे वो इन 24 सदस्यों का चुनाव करेंगे और हर 1 साल में 6 सदस्यों को निकाल के बाहर कर देंगे, नए सदस्यों को चुन लेंगे। इस तरीके से एक सदस्य 4 साल तक काम करेगा। ये आप लोगों का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। अब आप लोग जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2 मिनट में आप लोगों के लिए समराइज कर दें इन सारी चीज़ों को। ठीक, चलिए
देखो अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले भूमिका के बारे में आपको बताया कि कंपनी क्या कर रही थी, व्यापारिक कार्यों के साथ साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया था, राजनीतिक कार्यों में हेरफेर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गुप्त समिति बनाई गई लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, जो ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे। उनने बनाई, कमेटी ने अनुशंसा की कि भाई चीज़ें तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इसके लिए कोई एक्ट अधिनियम लाओ। तो उन्हें 1773 का एक्ट और अधिनियम लाए, उनने उसमें कुछ प्रावधान किए और प्रावधानों में उनने सबसे पहले क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा दे दी और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। और बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, यानी केंद्रीकरण की चीज़ आई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहलाने लगा, काम बढ़ेगा, भाई बड़ा पद है तो काम बढ़ेगा, और जब काम बड़ा हुआ तो कुछ ना कुछ पदों नए लोगों को आना होगा, इसलिए उनको 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद दी गई। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी पर जो परिषद थी उसमें चारों के नाम हमने आपको बताए, बर्बेल, मेंसन, क्लेवरिंग और एक और था फिलिप फ्रांसिस। 4 सदस्य बनाए। इन चारों सदस्यों का जो बहुमत हुआ था, मतलब जिस तरफ 2 या 2 से अधिक सदस्य ने क्या कर दिया, हाँ बोल दिया, वही निर्णय ले लिया जाता था। अब आप कहें कि भाई अगर भैया दो सदस्यों ने अगर कहा, किसी में 2 ने हाँ कहा 2 ने ना किया, तो ऐसे में किसका निर्णय माना जाएगा, तो ऐसे में गवर्नर जनरल आप लोगों का आखिरी मत देगा, यानी निर्णायक मत का अधिकार किसका रहेगा, गवर्नर जनरल का रहेगा। केंद्रीय इसी को कार्यपालिका कहा गया, यानी कार्यपालिका का उदय भी इसी एक्ट के तहत हुआ। दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरा आप लोगों का एक न्यायालय बन गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पूछा गया, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। किस वर्ष की गई, 1774 में की गई। कहाँ की गई, कोलकाता में की गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर रहेंगी। कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तीनों के नाम हाइट चैम्बर और लेमिस्टर हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम लॉर्ड एलिजा एमपे हुआ करता था। ये उसकी बात हो गई। और आप लोगों के सीओडी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब जो 24 सदस्य हुआ करते थे, हर साल 1/4 सदस्य को हम बाहर निकालेंगे, यानी 6 सदस्यों को बाहर निकलना होगा। और एक सदस्य अब कितने साल तक उसमें रह सकता था, 4 साल तक रह सकता था। और इसके चुनाव कराने के लिए जो मंडल नियुक्त किया गया उसे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, बोर्ड ऑफ कोर्ट में थोड़ा सा आप लोग परेशान ना हो, प्रोप्राइटर से याद रख लें तो प्रोप्राइटर से काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी हम लोगों के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक्ट में जो कमियां रह गई होंगी उसको सुधारना होगा। तो अगला जो एक्ट आएगा ब्रिटेन की तरफ से उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो होगा आपका 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। भाई संशोधन किसमें किया गया, वो भी चीज़ें आप लोगों के लिए जरूरी है, क्या क्या संशोधन किया गया वो जरूरी है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो संशोधनात्मक आएगा उसको आप लोगों के लिए अगला वीडियो में हम बनाएंगे। और तब तक उस वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, भाई यहाँ बिना किसी पैसे में पढ़ाया जा रहा है, जिन लोगों की तैयारी थोड़ी सी रुकी पड़ी है पैसे की वजह से, किसी और वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ से चीज़ें अपनी कंप्लीट करते चलें। और गारंटी हम देते हैं कि अगर आप हमसे भाई जितना टाइम आप हमसे पॉसिबल होगा हम हमें दे पाएँ और हम आपकी कंटिन्यू क्लास रखेंगे, तो जिस भी विषय को आप हमसे पढ़ लेंगे उस विषय में आप लोगों को दोबारा समस्या नहीं होगी, या दोबारा कहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि पहली बार पढ़ रहे हैं। आप हमेशा कहेंगे कि जिस सारी चीज़ें हम लोगों ने वॉरियर जंक्शन पर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें, जिससे हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहता है। धन्यवाद। जय श्री राम।